देखो, हम मौर्योत्तर काल देख रहे थे और मौर्योत्तर काल में हमने ये देखा था कि भारत में दो प्रकार के साम्राज्य स्थापित होते हैं। एक देसी साम्राज्य था और एक विदेशी साम्राज्य था। एक तो क्या थे? विदेशी, और एक थे स्वदेशी। ठीक है। तो देखो, स्वदेशियों की कहानी तो अपन ने देख ली थी। स्वदेशियों में शुंग थे, शुंग के बाद कण्व आते हैं और कण्व के बाद सातवाहन आते हैं। एक के बाद एक साम्राज्य स्थापित होते हैं, शुंग, कण्व और सातवाहन। और सातवाहनों का जब पतन होगा तो फिर वहां से फिर क्या है, धीरे से गुप्तों का उदय होगा। विदेशी साम्राज्य की कहानी भी थे। विदेशी साम्राज्य में क्या है? इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक है। इंडो ग्रीक के बाद शक, पहलव और कुषाण, एक के बाद एक साम्राज्य स्थापित हो। देखो, उसको देख लिए। अब हम इधर देखते हैं विदेशी साम्राज्य। और विदेशी साम्राज्य की शुरुआत क्या करते हैं? इंडो ग्रीक से। इंडो ग्रीक कह लो या हिंद यवन। इंडो ग्रीक या हिंद यवन, हिंद यवन। देखो, ग्रीकों का तो संपर्क भारत से पहले से है। हमने देखा भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था हकमानी वंश का, वो भी ईरान से हुआ था। और उन्हीं की जो वंशज है, एक के बाद एक के बाद वहां पर राजा बदलते हैं, आपस में उनकी भी लड़ाई चल रही है। फिर हमको दूसरा उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष इन यूनानियों से हुआ था। देखो, यूनानी कह रहे हैं, ईरानी कह रहे हैं, ग्रीक कह रहे हैं, अभी सब एक मानो। इनका लड़ाई हुई थी क्या है? यूनानियों से। लेकिन फिर हमने देखा था कि वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। मेगास्थनीस आता है। मेगास्थनीस के बाद भी लंबा संबंध बना रहता है। हमने देखा चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार, सीरिया के शासक से शराब, अंजीर और दार्शनिक की मांग करता है। फिर अशोक ने भी वहां पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। मतलब भारत और इनका संपर्क पहले से था। लेकिन अब हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? इंडो ग्रीक। मतलब ग्रीक लोग आके भारत में साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, इसलिए ये जो टाइम पीरियड है इसको इंडो ग्रीक कह रहे हैं। अब देखो, हिंद यवन में इनका जो मेन राजा था सीरिया में बैठता था। सीरिया, सीरिया। हम जान रहे हैं कि इनका कहानी सेल्यूकस के समय से चल रही है। फिर एंटियोकस, एंटियाल, बहुत सारे शासकों की हमने कहानी देखी है। सेल्यूकस से, सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के समय था या सेल्यूकस? अब तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय से बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन अभी भी यहां पर हमको राजा का नाम सेल्यूकस ही मिल रहा है। तो देखो, जब इतिहास में क्या है, कोई राजा का नाम नहीं मिलता है तो उसी को कह देते हैं कि ये सेल्यूकस 1 था, ये सेल्यूकस 2 था, ये सेल्यूकस 3 था, ये सेल्यूकस 4, ऐसा करके। नाम ही नहीं मिल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या नाम है। तो राजा अपने नाम के आगे अपने वंशज का ही नाम चलता है। तो आपको यहाँ पर अलग अलग सेल्यूकस 1 2 3 4 ऐसे दिखाई देंगे। अब देखो, ये जो सीरिया थे, इस सीरिया के दो प्रांत थे, दो प्रांत था। एक प्रांत का नाम था बैक्ट्रिया, और दूसरा प्रांत का नाम था परथिया या पार्थिया। दो प्रांत थे सीरिया के। ये दोनों प्रांत थे और दोनों किसके अधीन हैं? सीरिया के अधीन है। दोनों ही सीरिया के अधीन है। अब लेकिन होता क्या है, बैक्ट्रिया में विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह कौन करता है? बैक्ट्रिया में विद्रोह कर देता है डियोडोटस। देखो, हम कहानी बता रहा हूं कि कैसे भारत में इंडो ग्रीक साम्राज्य स्थापित हुआ। बैक्ट्रिया में विद्रोह कौन ने कर दिया? डियोडोटस ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके इसको अर्ध स्वतंत्र कर लिया। पूर्ण स्वतंत्र तो नहीं कर पाया, लेकिन अर्ध स्वतंत्र तो कर ही लिया डियोडोटस। और परथिया में भी विद्रोह हो जाता है। यहां पर विद्रोह करता है एक्सेस, एक्सेस नामक व्यक्ति। और ये भी क्या है? अर्ध स्वतंत्र। तो देखो, सेल्यूकस थर्ड की कहानी बता रहे हैं कि सेल्यूकस थर्ड के समय इतनी बातें हो गई थी कि जो सीरिया के थे दो प्रांत, बैक्ट्रिया और परथिया, दोनों ही विद्रोह कर देते हैं और दोनों ही अर्ध स्वतंत्र राज्य का दर्जा हासिल कर लेते हैं।
फिर ये डियोडोटस, डियोडोटस के बाद अगला जो इनका शासक बनता है वो बनता है डियोडोटस सेकेंड, डियोडोटस सेकेंड। और इस डियोडोटस सेकेंड के समय बैक्टीरिया हो जाता है पूर्ण स्वतंत्र। अब ये एक स्वतंत्र राज्य बन गया, पूर्ण स्वतंत्र राज्य बन जाता है डियोडोटस के समय। अब जब ये डियोडोटस बैक्टीरिया को पूर्ण स्वतंत्र कर लेता है और यहां पर एक राजा की भांति शासन करता है, इस डियोडोटस का एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है यूथिडीमस, यूथिडीमस। ये क्या है? डियोडोटस का सेनापति है, डियोडोटस का सेनापति यूथिडीमस। ये यूथिडीमस क्या करता है? डियोडोटस की हत्या कर देता है, इसकी ये हत्या करेगा और बैक्टीरिया का शासक बन जाएगा। कौन? यूथिडीमस, बैक्टीरिया का शासक बन गया यूथिडीमस। अब देखो जब यहां पर इतना हो गया है, सीरिया का शासक सेल्यूकस ये सब देख रहा है कि यार यहां पर विद्रोह हो गया, सेनापति ने इसको मार के, अब ये सोचा कि अच्छा मौका है, ये इस पे आक्रमण करता। इसके पहले ही इसने इसको क्या है, मैसेज भिजवाया कि तुम मेरे दरबार में उपस्थित हो। सेल्यूकस थर्ड ने मैसेज भिजवाया कि तुम मेरे दरबार में उपस्थित हो, परंतु यूथिडीमस नहीं जाता है। यूथिडीमस अपना लड़का, इसका जो लड़का रहता है डिमिट्रियस, इसको भेज देता है, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस को सीरिया के शासक के पास भेज देता है, खुद नहीं आया। अब सीरिया के शासक को ये डेमेट्रियस इतना अच्छा लगता है कि ये डेमेट्रियस की शादी अपनी लड़की से कर देता है। शादी कर दी इसने, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि तुम स्वतंत्र राज्य के भी मालिक हो गए और हमारी लड़की से भी शादी, उसको पसंद आ गया डेमेट्रियस, ठीक है। अब देखो डिमिट्रियस यहां पर इसको अपनी लड़की भी दे दिया और सीरिया के शासक ने इसके राज्य को स्वतंत्र राज्य का दर्जा भी दे दिया। अभी तक दर्जा नहीं दिया था, ये लोग थे, लेकिन अब इनने मान लिया कि हाँ तुम स्वतंत्र हो, तुम तो हमारी जमाई हो गए, तो घर की बात हो गई है। लेकिन होता क्या है कि ये जो डिमिट्रियस, यूथिडीमस के बाद ये शासक बन जाएगा डिमिट्रियस। डिमिट्रियस क्या करेगा? पंजाब वाले क्षेत्र पर आक्रमण करेगा, पंजाब वाले क्षेत्र पर आक्रमण करेगा, पंजाब वाले क्षेत्र पर आक्रमण करेगा। तो यहां पर इस समय सेल्यूकस थर्ड था, सेल्यूकस थर्ड के बाद इसका लड़का आ जाता है सेल्यूकस फोर। अब इसको तो इससे कोई मतलब नहीं है डेमेट्रियस से, और जो पंजाब वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है वो इनके अंडर में आता था। तो ये सेल्यूकस फोर क्या करता है? डिमिट्रियस से लड़ने के लिए अपने सेनापति को भेजता है, सेनापति। और सेनापति का नाम क्या था? यूक्रेटाइडस, यूक्रेटाइडस। अपने सेनापति यूक्रेटाइडस को भेजता है बैक्टीरिया पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। अब जैसे यूक्रेटाइडस सेना लेके आता है, ये डिमिट्रियस बैक्टीरिया छोड़ के भाग जाता है। ये बैक्टीरिया से भागेगा डिमिट्रियस, और बैक्टीरिया से भाग के कहां जाता है? तक्षशिला। लेकिन यूक्रेटाइडस उसका पीछा कर रहा है, तक्षशिला के आगे जाता है, तक्षशिला के आगे फिर पंजाब में पहुंचता है, उसके पीछे लगा रहता है ये, और पंजाब से आगे निकलकर पहुंचता है मथुरा में। मथुरा तक पीछा करता है यूक्रेटाइडस उसका, फिर वो उसका पीछा करना छोड़ देता है और वापस आ जाता है। इतनी लंबी एक्सरसाइज का टोटल मतलब यह है कि अब भारत में इंडो ग्रीक के दो हमको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने अपने नाम से साम्राज्य स्थापित किया। एक था यूक्रेटाइडस और एक था ये डिमिट्रियस, दो व्यक्ति थे। तो देखो ये पूरी कहानी बताने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि आप ये समझो कि मौर्योत्तर काल में भारत में दो इंडो ग्रीक साम्राज्य स्थापित होते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत में दो इंडो ग्रीक साम्राज्य स्थापित होते हैं, दो हिंद यवन शासक अपना शासन करते हैं। एक कहलाता है यूक्रेटाइडस वंश, यूक्रेटाइडस वंश।
देखो ये यूक्रेटाइडस सेनापति था सीरिया के शासक सेल्यूकस IV का, लेकिन ये इस पे आक्रमण करने आया, बहुत लंबा पीछा किया, समझ गया कि अरे सीरिया के शासक तो इतनी दूर तक कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो ये भी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेगा। और यहां पर यूक्रेटाइडस वंश की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। तक्षशिला। दूसरा जो डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस, ये मथुरा तक भाग गया और मथुरा में जाके अपनी राजधानी स्थापित, मथुरा तक भागता है और फिर ये जो यूक्रेटाइडस वापस आता है, यूक्रेटाइडस वापस जहां तक पहुंचता है वहां तक ये अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है और ये अपनी राजधानी बनाता है शाकाल को, शाकाल या इसको शियालकोट कहते हैं, शियालकोट। दोनों राज्यों की सीमाएं आपस में लड़ रही हैं, तो एक यूक्रेटाइडस वंश, एक ड्रीमिटियस वंश, या इसको यूथिडीमस वंश भी कहते हैं, यूथिडीमस, क्योंकि अपने बाप के नाम से ही चलाता है, यूथिडीमस। तो भारत में दो साम्राज्य स्थापित हो गए, यूक्रेटाइडस वंश और यूथिडीमस वंश। एक की राजधानी तक्षशिला, एक की राजधानी शियालकोट। ये आपका पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का थोड़ा सा पंजाब वाला एरिया ये इसके पास हो गया, और फिर पंजाब से ही लगा हुआ है सियालकोट, सियालकोट से लेके मथुरा तक इसकी राजधानी हो जाती है। ये दो हिस्सों में इंडो ग्रीक शासक बट गए हैं, दोनों की सीमाएं आपस में मिल रही हैं। अब देखो इस यूक्रेटाइडस वंश का एक राजा हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है एंटियाल्किडीस। एंटियाल्किडीस, इसका उल्लेख क्यों मिलता है? क्योंकि ये अपने राजदूत, इसका एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस या हेडियोडोरस। इसका एक राजदूत, राजदूत का नाम क्या है? हेडियोडोरस, हेडियो या हेलियोडोरस। एंटियाल्किडीस का राजदूत हेलियोडोरस सुंग शासक भागभद्र, सुंग शासक भागभद्र के दरबार में आता है, दरबार में आता है और ये बेसनगर विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। बेसनगर विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। बस इतना ही उल्लेख है यूक्रेटाइडस वंश के बारे में, और कुछ नहीं जानना हमको। दूसरा तरफ आते हैं यूथिडीमस वंश। यूथिडीमस वंश में जो एक राजा है जिसका उल्लेख मिलता है और उसका नाम है राजा मिनांडर, मिनांडर या मिलिंद, राजा मिनांडर या राजा मिलिंद, इसका उल्लेख मिलता है। अब इसका उल्लेख भी क्यों मिलता है कि देखो, दरअसल एक बौद्ध विद्वान था नागसेन, नागसेन और मिलिंद, इन दोनों के बीच डिबेट होती है, नागसेन और मिलिंद के बीच डिबेट होती है, जिसपे एक ग्रंथ लिखा गया है मिलिंद पनो। मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है, पन्हो का मतलब ही होता है प्रश्न, मतलब मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद ने प्रश्न किए हैं और नागसेन ने उसके उत्तर दिए हैं। और जब मिलिंद नागसेन से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है तो मिलिंद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है, ऐसा उल्लेख मिलिंद पन्हो में मिलता है। बहुत लंबी किताब है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दी गई है, मिलिंद पन्हो। ठीक है, फिर देखो इस मिलिंद का उल्लेख हमको एक किताब में मिलता है, वही पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इस किताब में मिलिंद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर मिनांडर के सिक्के, इस मिलिंद के सिक्के मिले हैं भड़ोच से, मतलब इसका शासक भड़ोच में भी रहा होगा, इसका साम्राज्य भड़ोच में इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर इसका एक अभिलेख मिला है रेह अभिलेख कौशाम्बी में,
रेह अभिलेख कौशाम्बी में मिला है। और इसकी जो राजधानी थी सियालकोट या शाकाल, ये उस समय शिक्षा एवं व्यापार का केंद्र बनी, क्योंकि राजा विद्वान था। शिक्षा एवं व्यापार का केंद्र बनती है शाकाल। ठीक है, फिर इनके बारे में याद क्या रखना, हाँ, इन इंडो ग्रीक ने भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्राएं चलाई। स्वर्ण मुद्राएं चलाई, भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई। ठीक है, और इंडो ग्रीक एकमात्र राजवंश है जिनका इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया। सिक्कों से इंडो ग्रीकों का इतिहास लिखा गया, क्योंकि इनके सिक्कों में राजा का नाम, चित्र और तिथियां तीनों उल्लेखित होती थी, तो उस आधार पे इनका इतिहास लिख दिया गया है। भाई राजा मिल गया, उसका चित्र मिल गया, और किस टाइम पीरियड में वो राज कर रहा है, इतनी जानकारी मिल गई। तो यहां पर पूरा इतिहास इन्हीं सिक्कों के आधार पर लिखा गया। इतनी कहानी थी हिंद यवन की इंडो ग्रीक में। दो शासक यूक्रेटाइडस और मिलिंद, दोनों को याद रखना। तो देखो, भारत में इंडो ग्रीक का शासन स्थापित हो जाता है मौर्यों के बाद, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाते हैं। इनको प्रतिस्थापित कोई और विदेशी कर देंगे। मतलब देखो, विदेशी थे ये इंडो ग्रीक, यहीं पे आकर रह गए। ठीक है, बौद्ध बन गए और यहीं रह गए। फिर इनको कोई देसी शासक नहीं हराता है, इनको फिर विदेशी आते हैं, और अगला जो आता है वो आता है शक।